नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आपको पीछे एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि सर डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाते-पढ़ाते अब क्या पूरी तरह टेक्नोलॉजी में घुस जाएंगे? क्या है ये? क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप कहेंगे सर ये एक इंजन दिखाई दे रहा है और ये इंजन कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसका मतलब ये किसी गाड़ी का इंजन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको सामान्य तौर पे आप देखें तो आप कहेंगे कि सर ये तो किसी एयरक्राफ्ट का इंजन है। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों आपने। ये है टर्बोफैन। ठीक है। अगर हम बात करें टर्बोफैन के बारे में तो साहब टर्बोफैन अपने आप में ही बहुत बड़ा है और दुनिया में लगभग 5 से 6 देश ही हैं जो इस टर्बोफैन को बनाने का काम करते हैं। कौन कौन है वो देश? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप कहोगे यार ये तो हमेशा ही रहेगा। भाई टेक्नोलॉजी में आगे है तो है, क्या कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, रोल्स रॉय की कार आती है ना, रोल्स रॉय भी टर्बोफैन इंजन बनाता है। ठीक है। इसके अलावा चाइना, इसके अलावा यूक्रेन, इसके अलावा रशिया, ये जितने भी देश हैं ये सभी क्या करते हैं? टर्बोफैन इंजन बनाते हैं। यानी इनके एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगते हैं ये इंजन ये खुद निर्मित करते हैं। भारत के साथ में ये थोड़ी सी दिक्कत है कि हम जो भी प्लेन मंगवाते हैं या हमें जितनी भी चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती है बनाने के लिए, उनमें इंजन भी एक प्रमुख तौर पर देखा जाता है। तो डीआरडीओ ने इस बार सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इंजन हम खुद बनाएं। और आप सभी को पता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी एचएएल है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहा जाता है। ये एचएएल कंपनी हमारे लिए सभी प्रकार के एरोनॉटिक कंपोनेंट बनाने का काम करती है। जी हां दोस्तों, अब वापस से इस कंपनी ने एरोनॉटिक कंपोनेंट बनाया है और वो कंपोनेंट बहुत छोटा कंपोनेंट नहीं है, वो बहुत विशाल कंपोनेंट है जो मेरे पीछे, यानी आप मुझे देख सकते हैं कि ये है वो टर्बोफैन इंजन जो कि इस वक्त एचएएल कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत सारी कठिनाइयां इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चैलेंजेस जो हैं वो एचएएल को लगे हैं बनाने में, और कहां तक सक्सेस हुआ है और कितना सक्सेस होना बाकी है, आइए आज इसी लेक्चर में बात करेंगे। तो मेरा नाम है आमिर, बात कर रहे हैं हम लोग डिफेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, और आज बात करेंगे टर्बोफैन के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं टर्बोफैन के बारे में। हाल ही की बहुत सारी न्यूज ऐसी हैं जिन्होंने इसको एक तरीके से हाईलाइट किया है। इस इंजन को हम कहते हैं HAL HTFE 25 इंजन। ठीक है, इसका नाम कुछ इस तरह से है। अब देखिए साहब क्या है ये, किस प्रकार का काम करता है, ये टर्बोफैन क्या है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए साहब, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का HTFE 25 टर्बोफैन इंजन, इसको 99.5% कोर स्पीड तक पहुंचाना है। ठीक है, अभी तक जो है वो अभी 99% ही पहुंचा है, 1% रह गया है। भारत लंबे समय से लड़ाकू विमान, ट्रेनर विमान, बिजनेस जेट और यूएवी के लिए स्वदेशी गैस टरबाइन इंजन को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। एयर फ्रेम यानी विमान का ढांचा बनाने में जितना समय लगता है या जितना कठिन होता है, उससे ज्यादा कठिन काम आधुनिक टर्बोफैन इंजन को विकसित करना माना जाता है, जो कि दुनिया के बहुत कम देशों के पास में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से देश यहां पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें हेल के इस इंजन के बारे में, तो इसको HTFE क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25 है। इसी दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम है। हाल ही एचएएल ने घोषणा की है कि इसके कोर इंजन को हमने सफलतापूर्वक 99.5% कर लिया है। मैंने आपको यहां पर 99 बोल दिया था, तो 0.5% जो है इसको अभी और करना बाकी है। कोर स्पीड इसने प्राप्त कर ली है। ये केवल 1% का आंकड़ा नहीं है, बल्कि इंजन के विकास में सबसे कठिन चरणों में से पार करने के संकेत हैं। अब आप कहेंगे कि क्या भाई इतनी क्या बहुत बड़ी बात होगी कि भाई कोर इंजन जो है वो बनाना था, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंजन बना रही है, तो आखिर ये एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने में इतनी क्या दिक्कत है? तो दोस्तों आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये देखो कंबशन यहां पर हो रहा है। और अगर यहां पर कंबशन हो रहा है तो यहां का जो ताप है ना दोस्तों, यहां का जो टेम्परेचर है, ये आप यकीन करेंगे लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। यानी सामान्य तौर पर अगर नॉर्मल एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
और यहां पर कितना हो गया, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब दोस्तों अगर इंजन में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच रहा है तो क्या होगा, इंजन के जितने कंपोनेंट हैं वो जिस भी धातु के बने हुए, वो धातु गल जाएगी। और अगर धातु गल गई तो क्या इंजन चल सकता है, नहीं चल सकता। इसीलिए यहां पर कुछ इस प्रकार के एलॉय लगाए जाते हैं कि वो आसानी से ताप को सहन कर सके। बस यही है, इसीलिए कोर इंजन को यहां तक प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत टेढ़ी खीर है। आइए बात करते हैं। HTFE-25 एक 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट श्रेणी का लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है। इसका विकास 2013 में HAL के एरो इंजन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर यानी AERDC बेंगलुरु द्वारा शुरू किया गया था। इसे उन विमानों के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें अधिक शक्तिशाली फाइटर जेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिनके लिए विश्वसनीय ईंधन कुशल आधुनिक टर्बोफैन के लिए जरूरत है। कहने का मतलब है कि अभी इसको जेट इंजन में चेंज नहीं किया जा रहा है, हम बना रहे हैं किसके लिए, बेसिक ट्रेनर विमान के लिए, एडवांस जेट ट्रेनर के लिए, छोटे बिजनेस जेट के लिए, बड़े यूएवी के लिए और हल्के सैन्य विमानों के लिए इस इंजन को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर कि 25 किलो न्यूटन क्या है, तो साहब 25 किलो न्यूटन का मतलब क्या हो गया साहब, ये है 25,000 न्यूटन। कितना साहब, 25,000 न्यूटन फोर्स जो है ये जनरेट करता है। ठीक है साहब, आप सभी को पता होगा कि बल और कार्य को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, न्यूटन इसकी इकाई है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये इंजन फाइटर जेट जैसे तेजस एम के फर्स्ट ए के लिए नहीं है, बल्कि मध्यम श्रेणी के विमानों के लिए विकसित किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम फाइटर जेट में इस प्रकार के इंजन लगाएंगे तो इस प्रकार के इंजन को अत्यधिक तौर पर अधिक ताप पर ले जाना पड़ेगा और इसीलिए वहां पर कुछ अलग प्रकार के अलॉय का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या होता है, तो देखिए ये एक बाईपास है। बाईपास का मतलब है कि यहां से एयर आ रही है, अंदर जाती है और देखो एयर इस प्रकार से होती हुई यहां से बाहर की ओर निकलती है। अब ये एयर जो अंदर जाएगी क्या करेगी, इस पूरे टरबाइन को घुमाएगी। जब ये घूमेगा तो साथ में ये भी रोटेट होंगे। रोटेट होने की वजह से यहां पर जो कंप्रेशर और कंबस्टन वाला भाग है, जो टरबाइन वाला भाग है, वो भी क्या होगा, रोटेट होगा, घूमेगा और उसमें इंजन जो है वो चलेगा। और बाकी की जो हवा है वो क्या हो जाएगी साहब, बाईपास हो जाएगी। तो यहां पर आपको दिखाया गया है कि ये पहला भाग है, जो कुछ हवा इंजन के अंदर जाती है, जो कि कंप्रेशर, कंबस्टर और टरबाइन से होकर गुजरती है। इसी प्रक्रिया से ऊर्जा बनती है और कुछ बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसको बाईपास एयर के नाम से जाना जाता है। तो लो बाईपास इंजन में अधिक हवा इंजन के अंदर जाती है, जिससे अधिक थ्रस्ट फील होता है, बेहतर प्रतिक्रिया होती है और सैन्य उपयोग के लिए ये बेहतर माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर लो प्रेशर स्पूल है, जिसमें लो प्रेशर कंप्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन शामिल होते हैं। दूसरी तरफ जो है वो हाई प्रेशर स्पूल है, जहां पर हाई प्रेशर कंप्रेशर, कंबस्टर और हाई प्रेशर टरबाइन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें एक शाफ्ट पाई जाती है जो एक तरफ लो प्रेशर स्पूल को घुमाती है और दूसरी तरफ हाई प्रेशर को घुमाने का काम करती है। ये दोनों अलग अलग गति से घूमती हैं, जिससे ईंधन की दक्षता बढ़ती है, इंजन स्थिर रहता है, रखरखाव आसान होता है और हर परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर आगे आगे एक फैन लगा होता है जो कि हवा को खींचने का काम करता है। मध्य में एक कंप्रेसर लगा होता है जो हवा को कई गुना दबाता है, जो कि 3 स्टेज और 5 स्टेज लो प्रेशर या हाई प्रेशर का कंप्रेसर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहां कंबशन में दहन आसानी से हो जाता है, जिससे एयर और फ्यूल जल जाते हैं और जलकर अत्यधिक गर्म गैसें बनाते हैं, जिसका ताप लगभग 1400 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पहुंच जाता है। उसके बाद यहां नीचे हाई प्रेशर टरबाइन लगा होता है, गर्म गैसें टरबाइन को घुमा देती हैं, जिससे कंप्रेसर को शक्ति मिलती है। इसके बाद में ये फैन और लो प्रेशर को चलाने के लिए लो प्रेशर टरबाइन काम करता है और नोजल क्या करता है, गैसों को आसानी से बाहर निकाल देता है, जिससे क्या होता है, थ्रस्ट जो है वो लगता है। थ्रस्ट मतलब होता है धक्का लगना। तो जैसे ही पीछे की तरफ गैसें निकलेंगी, आगे की तरफ जो है वो धक्का लगेगा और इंजन क्या करेगा, विमान को आगे की ओर धकेल देगा। ठीक है भाई। इसके बाद देखेंगे कोर इंजन में क्या होता है। कोर इंजन में सामान्यतः हाई प्रेशर कंप्रेसर शामिल होता है।
कंबस्टर जहां पर गैसें जलती हैं, हाई प्रेशर टरबाइन शामिल होता है। ये इंजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसे थर्मोडायनेमिक हर्ट कहा जाता है, ठीक है। जिसमें देखो ये वाला भाग शामिल है, जहां जल रहे हैं ये वाला शामिल है और ये वाला शामिल है, इसको कोर इंजन कहते हैं। यदि कोर सफल है तो पूरी इंजन की तकनीक का सबसे कठिन भाग सफल माना जाता है। कोर स्पीड क्या होती है? कोर स्पीड हाई प्रेशर शाफ्ट के घूमने की गति होती है। इसको आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। आधुनिक टर्बोफैन इंजन के ये हजारों से लेकर कई दसियों हजार आरपीएम तक हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग अधिकतम डिजाइन की जो गति है वो है कि यदि इंजन की स्पीड 100% है तो 99.5% इसे पहुंचना जो है वो दर्शाता है। इससे क्या होता है? कंप्रेसर आसानी से स्थिर रहता है, टरबाइन सुरक्षित रहता है, रोटर संतुलित रहता है और बीयरिंग सही काम करते हैं, जिससे कोर इंजन में सबसे अधिक ताप जो है वो चला जाता है। इसीलिए कोर इंजन को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। हजारों डिग्री ताप रहेगा, उच्च दबाव रहेगा, बहुत ज्यादा कंपन होगा और सबसे ज्यादा घूर्णन बल जो है वो वहां पर लगेगा, यानी जितना उसमें रोटरी फोर्स है वो भी वहीं पर काम आएगा। इसके बाद देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, थर्मल स्ट्रेस और एक्सीलरेशन बिहेवियर को समझते हैं थोड़ा सा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब टरबाइन हजारों आरपीएम पे घूमती है तो ब्लेड अत्यधिक केंद्र पसारक बल लगाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। यदि डिजाइन में कमी हो जाए तो ब्लेड टूट सकते हैं। ये परीक्षण ये बताता है कि अगर ऐसी कोई भी बड़ी संरचनात्मक समस्या है जो सामने नहीं आई है, तो जिस तरह से हमने इस इंजन को डिजाइन किया है, कहने का मतलब एचएएल ने डिजाइन किया है, वो कुछ इस तरह से है कि आसानी से इंजन घूम रहा है और आगे टरबाइन को भी घुमा रहा है, ठीक है। इसके बाद में थर्मल स्ट्रेस, गर्म और ठंडे भागों के बीच में लगातार ताप में परिवर्तन होता है। इंजन के सभी हिस्सों में थर्मल एक्सपेंशन को सहना पड़ता है, क्योंकि साहब अगर यहां पर केमिकल बर्न हो रहा है, ईंधन बर्न हो रहा है एयर के साथ में, तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। यदि सामग्री उपयुक्त ना हो तो क्रैक आ सकता है और 99.5% स्पीड तक पहुंचना सामग्री निर्माण की गुणवत्ता को पुष्टि देता है। इसके अलावा एक्सीलरेशन बिहेवियर, इंजन को केवल चलाना ही प्राप्त नहीं है, उसे आइडियल से मैक्सिमम पावर तक पहुंचाना भी आना चाहिए। इसीलिए एक्सीलरेशन टेस्ट को सबसे सही माना जाता है। अब हमारे लिए खुशखबरी यह है कि एचएएल ने बताया कि लाइट अप सफल रहा है, एक्सीलरेशन सफल रहा है और हमें 99.5% स्पीड प्राप्त हुई है। कहने का मतलब यह है कि हम अब इतने सक्षम हो रहे हैं कि हम जो है वो जितने कॉमर्शियल या अगर हम कहें कि घरेलू जितने भी विमान हैं उनके इंजन भी हम खुद बनाने लग जाएंगे। बेसिक अगर हम बात करें तो यहां पर दो चीजें समझ में आई कि साहब लाइट अप क्या है। तो लाइट अप के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट अप है हवा, ईंधन और इग्निशन। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से है जैसे हम सबकी गाड़ियों में होता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल गाड़ियों में या जो व्हीकल्स हैं उनमें से केवल पेट्रोल या डीजल ही बर्न होता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। होता क्या है, एक चैम्बर है, उस चैम्बर को क्या करते हैं, उस चैम्बर में हम एयर को भेजते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो बाइक होती है ना, उनके ऊपर ऐसे फिन्स लगे होते हैं। ये क्या करती है, ये हवा को अंदर खींचने का काम करती है। तो ये हवा को अंदर खींचेंगी और खींचकर उस पूरे क्लोज सरफेस एरिया में हवा को भेजेंगी। अब क्या होगा, अब आपका जो बेसिक आपका जो पिस्टन है वो चलेगा। पिस्टन के चलने की वजह से हवा का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सामने से एक इंजेक्टर लगा होगा, इंजेक्टर का मतलब जैसे स्प्रे होता है ना वैसा इंजेक्टर होता है। हम लोग डीओ लगाते हैं ना स्प्रे के अंदर, तो जैसे हम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो स्प्रे है वो हमारे डीओ को बाहर छिड़क देता है, पूरा डीओ तो बाहर नहीं आता। ऐसे ही पेट्रोल का स्प्रे किया जाता है, जैसे ही पेट्रोल का स्प्रे होता है तो वो क्या होता है, हाई प्रेशर एयर के साथ में मिलकर क्या होता है, कई बार जल जाता है। और अगर जब नहीं जलता है तो उसके लिए यूज क्या करते हैं, इग्निशन का यूज करते हैं, स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। तो पेट्रोल इंजन में तो स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। डीजल इंजन जो होता है वो टर्बो इंजन होता है, वो खुद ही प्रेशर को इतना बढ़ा देता है कि अपने आप ही जो चीजें हैं वो बर्न हो जाती है, चल जाती है। ऐसा ही सेम बिहेवियर यहां पर देखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, लाइट अप कहते हैं। 2024 में 55% ही हम इसे जो है वो अचीव कर पाए थे, क्योंकि 55% का आंकड़ा फुल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड के इंजन के एक्सीलरेशन टेस्ट से संबंधित था, जबकि 99.5 का आंकड़ा कोर इंजन टेस्ट का है। दोनों परीक्षण समान नहीं है, तो ये टेस्ट अलग है और ये टेस्ट अलग है। फुल इंजन में फैन भी होता है, लो प्रेशर टरबाइन भी होता है, गियर बॉक्स भी होते हैं, एक्सेसरी सिस्टम भी होते हैं, फ्यूल कंट्रोल भी होता है और अन्य सहायक तंत्र भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्यूल इस पूरे फुल इंजन का परीक्षण करना थोड़ा ज्यादा जटिल माना जाता है। तो अभी हम कोर इंजन तक पहुंचे,
धीरे धीरे हम पूरे इंजन को डेवलप कर लेंगे। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो HAL ने क्या सुधार किया है, तो इस दिसंबर 2023 में नई इंजन विकास सुविधा शुरू करी। इसमें लगभग 10,000 वर्ग मीटर का एक परिसर है, आधुनिक जो है वो कंप्यूटेशन डिजाइन है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, डेडिकेटेड टेस्ट बेड्स हैं, और इस HTFE-25 और HTSE 1200 दोनों के लिए परीक्षण की अवधारणा शामिल है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोर को फुल इंजन में आसानी से बदलना या पूर्ण रूप को एकीकृत करना आसान है। पूर्ण इंजन को उच्च गति परीक्षण कर सकते हैं। एंडुरेंस टेस्ट यानी सैकड़ों घंटे तक लगातार इसका संचालन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एल्टीट्यूड और पर्यावरणीय परीक्षण जो है वो करने अभी हमें बाकी है। इसके अलावा पक्षी टकराव यानी बर्ड स्ट्राइक, विदेशी वस्तुओं का प्रवेश और सुरक्षा परीक्षण, ये भी हमें अभी करने बाकी है। इसके अलावा विश्वसनीयता का परीक्षण करना बाकी है। उसके बाद सर्टिफिकेशन होगा, फिर प्रोडक्ट्स का क्लियरेंस होगा, उसके बाद विमान पर एकीकरण और उड़ान का परीक्षण होगा। कहने का मतलब अभी बहुत सारे स्टेप हैं जो बाकी हैं। तो अभी कुछ हद तक चीजें बन चुकी हैं, कुछ हद तक बननी बाकी है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो HAL ने काफी सुधार किया है चीजों को लेकर। ठीक है, इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, वो सारे सुधार किए हैं। अब यह है कि संभावित उपयोग जो है वो किसमें किया जाएगा, तो यहां पर एक सितारा ट्रेनर नाम का विमान है, उसमें इसका यूज किया जाएगा। कॉम्पैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाएगा। बड़े UAV में इसका उपयोग किया जाएगा। छोटे बिजनेस जेट में इसका प्रयोग किया जाएगा। भविष्य में भारतीय हल्के सैन्य विमानों में इसका प्रयोग किया जाएगा। और फिर बाद में 25 किलो न्यूटन की श्रेणी में आने वाले जो स्वदेशी विमान है उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा। गैस टरबाइन इंजन तकनीक जो है वो आत्मनिर्भरता करने में या भारत के आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करने की संभावना मिलेगी। भविष्य में स्वदेशी विमान कार्यक्रम और तकनीक के आधार पर अधिक मजबूत होंगे। इसके अलावा इंजन डिजाइन से लेकर उच्च ताप सामग्री परीक्षण की अवसंरचना और निर्माण क्षमता देश की विशेषता को बढ़ाने का काम करेगी। और HAL के लिए दीर्घकालीन रूप से स्वदेशी एरो इंजन तंत्र विकसित करने का एक महत्वपूर्ण मौका यहां पर मिल रहा है। तो बेसिक हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के उपयोग से भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर होगा, और इंजनों की जो खरीद हम करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पर हम जो है वो निर्भर रहते हैं। फिर वो टेक्नोलॉजी में हमारे साथ में जो है वो अपनी कुछ सीमित टेक्नोलॉजी ही हमें दे पाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे, जो मैंने आपको बताया होगा। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी फ्रांस और भारत के राफेल वाली घटना के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें जो दूसरा देश जो चीजें बना रहा है वो अपनी चीजों को लिमिटेड होकर ही हमें देता है। तो अगर हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे तो सारा स्वामित्व हमारे पास ही होगा, हमें स्वामित्व के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत धीरे धीरे अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है। पहले विमानों के परीक्षण में और अब इंजन के भी परीक्षण हम कर रहे हैं। बस इसी तरह से हमारा भारत इस तकनीक में, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता रहे और बहुत तरक्की करता रहे। बस यही दुआ करता हूं, यही आशा करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगले नए लेक्चर के साथ में। आपको कुछ और तकनीक और कुछ और डिफेंस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।